क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, मतलब जो एनर्जी है, वो असल में काम कैसे करती है? या फिर अगर हम अपनी भौतिक दुनिया के बिल्कुल बुनियादी चीज़ों को देखें, जैसे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में जो भारी धातुएं हैं, वो हमारी इस दुनिया का निर्माण आखिर करती कैसे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में ना हम विज्ञान के नहीं दो सबसे आकर्षक विषयों को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, एक तो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स और दूसरा है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हम सिर्फ कुछ फॉर्मूले नहीं रटने वाले हैं, हम मैक्रो यानी बड़े स्तर पर होने वाले ऊर्जा के बदलावों को और माइक्रो यानी उन सूक्ष्म परमाणु संरचनाओं के बीच के संबंधों को समझेंगे। सही कहा आपने। मतलब जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं। ऊर्जा पदार्थों के भीतर काम कैसे कर रही है, ये एक तरह से पूरी प्रकृति का मास्टर प्लान समझने जैसा है। तो चलिए फिर थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी कंसेप्ट से ही शुरू करते हैं। अगर इस शब्द को ही तोड़ें तो थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब चेंज। बिल्कुल, ऊष्मा और बदलाव। हाँ, तो जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उस विज्ञान को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जैसे सोलर पैनल का काम। लेकिन क्या हमें पहले ये नहीं समझना चाहिए कि ये विज्ञान ब्रह्मांड को देखता कैसे है? हाँ, ये सबसे जरूरी है। अध्ययन के लिए पूरे ब्रह्मांड को, मतलब यूनिवर्स को, दो हिस्सों में बांटा जाता है, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग। हाँ, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिस पर हमारा ध्यान है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सिस्टम है, और उसके बाहर जो कुछ भी बच गया वो सब सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अच्छा, इसे शायद हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, जैसे कमरे में रखी चाय की गर्म प्याली। अगर हम उस प्याली को देख रहे हैं तो वो प्याली और चाय हमारा सिस्टम हो गई। बिल्कुल सही। और बाकी पूरा कमरा, शहर, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही सराउंडिंग बन गया। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि सिस्टम हमेशा एक जैसे नहीं होते, है ना? हाँ, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। दोनों का? हाँ, जैसे एक बर्तन में बिना ढक्कन के उबलता पानी, भाप बाहर जा रही है मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है, और गर्मी भी बाहर आ रही है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। समझ गया। और दूसरा प्रकार? दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। इसमें पाबंदी लग जाती है, मैटर बाहर या अंदर नहीं जा सकता, केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है। मतलब अगर उसी उबलते बर्तन पर एक टाइट ढक्कन लगा दें? बिल्कुल, भाप बाहर नहीं जाएगी पर बर्तन तो गर्म रहेगा ना, तो एनर्जी अभी भी बाहर आ रही है। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें कुछ भी बाहर नहीं आता होगा। एकदम सही। है ना मैटर ना एनर्जी। एक परफेक्ट थर्मस फ्लास्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये वर्गीकरण तो काफी स्पष्ट है, पर विज्ञान इन सिस्टम्स के गुणों को नापता कैसे? विज्ञान इन्हें 2 हिस्सों में बांटता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मैटर की मात्रा पर निर्भर करती है, जैसे मास और वॉल्यूम। हाँ, ये तो लॉजिकल है। अगर चीज ज्यादा है तो उसका मास और वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सही। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जिस पर मात्रा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे टेम्परेचर। हाँ, एक छोटे ग्लास पानी को उबालें या एक बड़े भगोने को, उबलने का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना। मात्रा बढ़ने से तापमान 200 डिग्री नहीं हो जाता, इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे, यही मुझे थर्मोडायनामिक्स के 2 और भारी शब्द याद आ रहे हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। हाँ, नाम भारी है पर कंसेप्ट आसान है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब होता है, बीच के रास्ते से नहीं। बिल्कुल नहीं। बदलाव किस प्रोसेस से हुआ इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इसके उदाहरण हैं। अरे, इससे तो मैं एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से जोड़ सकता हूँ। स्टेट फंक्शन बिल्कुल हमारे दूर के रिश्तेदारों की तरह होते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई परीक्षा दे रहा है। उन रिश्तेदारों को इससे मतलब नहीं होता है कि आपने पूरे साल कितनी रातें जागकर पढ़ाई की। उन्हें बस इनिशियल स्टेट यानी एडमिशन और फाइनल स्टेट यानी रिजल्ट से मतलब होता है। प्रोसेस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। और अगर रिश्तेदार स्टेट फंक्शन है तो पाथ फंक्शन क्या होंगे? मेरे हाल से माता पिता या टीचर्स। एकदम सही। पाथ फंक्शन बिल्कुल माता पिता की तरह है। वो केवल नतीजों पर नहीं, उस प्रोसेस और अपनाए गए रास्ते पर ध्यान देते हैं। हाँ, उन्हें मेहनत दिखती है। विज्ञान में वर्क डन और हीट ये पाथ फंक्शन है। सिस्टम ने कितना वर्क किया ये इस पर निर्भर करता है कि बदलाव किस रास्ते से किया गया। ये उदाहरण वाकई काम का है।
अब जब वर्क की बात आई है तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का पॉजिटिव और नेगेटिव होना बहुत कंफ्यूज करता है। ऊर्जा नेगेटिव कैसे हो सकती है? ऊर्जा खुद नेगेटिव नहीं होती। ये साइन कन्वेंशन सिर्फ ये बताता है कि ऊर्जा सिस्टम के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? देखिए, इसे पीवी वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। जब सिस्टम खुद सराउंडिंग पर काम कर रहा होता है तो वो अपनी ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए उस वर्क को नेगेटिव मानते हैं। जैसे सिलेंडर की गैस पिस्टन को ऊपर धकेलें? बिल्कुल, गैस यानी सिस्टम काम कर रहा है, उसकी ऊर्जा कम हो रही है, तो वर्क नेगेटिव होगा। तो उल्टा भी सही होगा, अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम करे तो वर्क पॉजिटिव होगा। हाँ, जब हम पिस्टन को बाहर से दबाते हैं तो हम सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए वर्क पॉजिटिव होता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री एक्सपेंशन का। इसमें कहते हैं कि वर्क डन शून्य हो जाता है। कोई चीज फैले और काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। मान लीजिए गैस वैक्यूम में फैल रही है, जहां कोई हवा नहीं है। हाँ, कोई एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल शून्य है। वर्क का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम के बदलाव का गुणा। अब जब बाहर से कोई विरोध ही नहीं है तो गैस को फैलने के लिए किसी चीज को धकेलना ही नहीं पड़ता, इसलिए फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन शून्य होता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे अगर किसी इंसान पर घर वालों या समाज का कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। हाँ, बिना किसी दबाव के इंसान बस बिना कोई असल वर्क किए दिन भर वीडियो गेम्स खेलने में एक्सपेंड होता रहता है। जब सामने से प्रेशर नहीं तो असल में कोई काम नहीं। ये काफी व्यवहारिक तुलना है। अब इन सब के साथ हमें इंटरनल एनर्जी को भी समझना होगा। किसी सिस्टम के अंदर मौजूद सभी कणों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कुल जोड़ को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसे U से दर्शाते हैं। और यहीं से शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। बिल्कुल, फॉर्मूला है डेल्टा U बराबर Q प्लस W। इसका मतलब है कि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में जो भी बदलाव होता है वो उसे दी गई हीट और उस पर किए गए वर्क के जोड़ के बराबर होता है। ऊर्जा जादुई तरीके से गायब नहीं होती। एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, एंथैल्पी, और इसके साथ हेसिस लॉ भी। ये क्या है? एंथैल्पी, जिसे H से दर्शाते हैं, वो सिस्टम की कुल ऊष्मा मापने का तरीका है। और हेसिस लॉ बहुत सीधा नियम है। ये कहता है कि कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या कई घुमावदार स्टेप्स में, कुल एंथैल्पी चेंज हमेशा समान रहता है। मतलब अगर रिएक्शन A से सीधे D तक जाने में 150 जूल्स ऊर्जा ले रहा है। हाँ, तो अगर आप A से B, फिर B से C और आखिर में C से D तक जाएं, तो भी इन तीनों स्टेप्स में लगने वाली ऊर्जा का जोड़ 150 जूल्स ही होगा। रास्ते की लंबाई से ऊर्जा के खर्च पर असर नहीं पड़ता। अरे, ये तो ऐसा है जैसे खाना खाते वक्त निवाला सीधे मुंह में डालें या हाथ सिर के पीछे से घुमाकर मुंह तक ले जाएं। पेट तो उतना ही भरेगा ना, कैलोरी उतनी ही मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दार्शनिक सवाल उठता है। अगर ऊर्जा संरक्षित है तो कुछ प्रतिक्रियाएं अपने आप क्यों हो जाती हैं? पानी हमेशा पहाड़ से नीचे क्यों बहता है, अपने आप ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसे स्पॉन्टेनिटी कहते हैं ना। हाँ, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है उसे एंट्रोपी कहते हैं, जिसे S से दर्शाते हैं। ये एंट्रोपी असल में है क्या? ये रैंडमनेस या डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था को मापने का वैज्ञानिक तरीका है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज व्यवस्थित स्थिति से अव्यवस्थित स्थिति की ओर जाना चाहती है। मतलब सिस्टम में जितनी हलचल होगी एंट्रोपी उतनी अधिक होगी। सही कहा। ठोस बर्फ में कण टिके होते हैं तो एंट्रोपी कम होती है, पर पिघलकर भाप बनने पर कण हर दिशा में भागते हैं तो भाप में एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। तो प्रकृति हमेशा डिसऑर्डर पसंद करती है। काफी हद तक, लेकिन सिर्फ एंट्रोपी ये तय नहीं करती कि कोई प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। असली फैसला गिब्स फ्री एनर्जी करती है, जिसे G से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच की खींचतान का नतीजा है। तो ये फैसला कैसे सुनाता है? अगर कैलकुलेशन के बाद डेल्टा G का मान नेगेटिव आता है, केवल तभी प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी। पॉजिटिव आया तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये तो वाकई थर्मोडायनेमिक्स का मास्टर स्ट्रोक है। ऊर्जा का प्रवाह एकदम साफ हो गया। लेकिन अब तक हम सिर्फ ऊर्जा की बात कर रहे थे। ये ऊर्जा जिन चीजों पर काम कर रही है, धातुएं, परमाणु, वो अंदर से कैसे दिखते हैं? ये बिल्कुल सही दिशा है।
चलिए मैक्रो दुनिया से निकलकर माइक्रो दुनिया में चलते हैं। पीरियोडिक टेबल के उस हिस्से में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में ग्रुप 3 से 12 तक डी ब्लॉक है और नीचे की 2 लाइनें एफ ब्लॉक हैं। मैंने सुना है डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है, और अपवाद हमेशा कुछ नया सिखाते हैं। हाँ, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये डी ब्लॉक में है, पर विज्ञान इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानता। ये तो ऐसा है जैसे कोई घर में रहे पर परिवार का हिस्सा न माना जाए। ऐसा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की परिभाषा है कि उनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, कुछ खाली जगह या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा होता है, जिसे D10 कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न होने से ये वो खास रासायनिक गुण नहीं दिखा पाते। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अजीब होती है। आमतौर पर नए इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी वैलेंस शेल में जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होता ना? हाँ, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल के ठीक अंदर वाली शेल में जाते हैं, जिसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और एफ ब्लॉक में उससे भी एक कदम अंदर, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। ये तो ऐसा है जैसे इमारत की बाहर की दीवार बन गई हो, पर लोग बाहर के कमरों के बजाय इमारत के अंदरूनी और छिपे कमरों में शिफ्ट हो रहे हों। बहुत ही बेहतरीन उपमा है। और क्या इसी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतने मजबूत होते हैं? 100%। अंदरूनी डी ऑर्बिटल्स में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण परमाणुओं के बीच बहुत मजबूत इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग होती है। मतलब धातु के परमाणु एक दूसरे को कसकर जकड़ लेते हैं। हाँ, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जकड़ उतनी मजबूत। इसी से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम इसी का हिस्सा है। और इनके रंग भी तो बहुत खास होते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बहुत सुंदर कलर्ड आयंस बनाते हैं। ये डी ट्रांजिशन के कारण होता है। सफेद रोशनी पड़ने पर डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास ऊर्जा सोख कर उच्च स्तर पर चले जाते हैं। और जो रंग सोख लिया उसके बाद जो बचा वो हमें दिखता है। बिल्कुल, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। और ये चुंबक की तरफ भी अलग व्यवहार करते हैं ना? हाँ, इसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। इसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले से नापते हैं। तो जितने ज्यादा अकेले इलेक्ट्रॉन्स, चुंबकीय खिंचाव उतना मजबूत। बिल्कुल। अब अगर पीरियोडिक टेबल के सबसे निचले हिस्से में जाएं, एफ ब्लॉक, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। लैंथेनॉइड्स में एक कंसेप्ट आता है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ऐसा लगता है परमाणु सिकुड़ रहे हैं। ये शील्डिंग के विज्ञान के कारण है। लैंथेनॉइड सीरीज में आगे बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग करने की क्षमता बहुत खराब होती है। मतलब वो कमजोर ढाल की तरह काम करते हैं। एकदम सही। वो न्यूक्लियस के बढ़ते चार्ज को बाहर जाने से रोक नहीं पाते, तो न्यूक्लियस बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ताकत से अंदर खींचने लगता है। अच्छा, और इसी खिंचाव से परमाणु का साइज छोटा होता जाता है? हाँ, इसे ही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। और इनके नीचे जो एक्टिनॉइड्स हैं, उनकी कहानी तो और जटिल है। एक्टिनॉइड्स तो रेडियो एक्टिव होते हैं। भारी न्यूक्लियस अस्थिर होते हैं और टूटते रहते हैं। साथ ही 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उछल-कूद कर सकते हैं। हाँ, जिससे एक्टिनॉइड्स कई तरह के अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। हमारी आधुनिक दुनिया इन्हीं पर टिकी है। सच में। पुलों के लिए आयरन और स्टील हो, पिगमेंट इंडस्ट्री का TiO2 हो, या बैटरी में मौजूद जिंक और MnO2, और तो और केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर कैटलिस्ट भी यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। एक तरफ थर्मोडायनामिक्स के नियम तय करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा और एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी, और दूसरी तरफ डी और एफ ब्लॉक के तत्व उसी ऊर्जा के नियमों का पालन करते हुए अपनी अनोखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारी औद्योगिक दुनिया की नींव रखते हैं। बिल्कुल, मैक्रो और माइक्रो का ये तालमेल ही विज्ञान की असली सुंदरता है। ये सच में नजरिया बदलने वाला विश्लेषण था। ऊर्जा कैसे बहती है और परमाणु कैसे आकार लेते हैं, सब जुड़ा है। और इस चर्चा से एक गहरा विचार मन में आता है। वो क्या?
अगर थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहती है और दूसरी तरफ सूक्ष्म स्तर पर एक्टिनॉइड्स स्वाभाविक रूप से रेडियो एक्टिव डीके से टूटकर बिखरते रहते हैं, तो क्या पदार्थ और ऊर्जा की अंतिम नियति सिर्फ एक पूर्ण, शांत और चरम अव्यवस्थित संतुलन है? मतलब क्या अंत में सब कुछ सिर्फ एक बिखरी हुई ऊर्जा बनकर रह जाएगा? ये बहुत ही दार्शनिक प्रश्न है। ज्ञान तब सबसे मूल्यवान होता है जब हम नियमों को ऐसे व्यापक सवालों से जोड़ पाते हैं। नई चीजें सीखते रहना ही सच्ची समझ है। बिल्कुल, सवाल पूछने की ये भूख ही हमें आगे बढ़ाती है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।